नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है ओम शंकर पांडे और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई हुए के इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज अपना हम लोग एक टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले जानना चाहेंगे हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं बच्चों रसायन विज्ञान। बेसिक्स, केमिस्ट्री होता क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्या होता है केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ, समझिएगा आप लोग, ऑफ केमिकल्स, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे स्टडी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आर कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसा साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणधर्म, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ब्रांच, साइंस के ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और शॉर्ट में हम लोग बोलना चाहें तो वी कैन से दैट स्टडी ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, और आगे जो ये केमिस्ट्री है ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपके माइंडसेट में हमेशा होना चाहिए कि आप किस तरीके से कैसे कैसे आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट उठाने जा रहा हूं केमिस्ट्री में, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां पे प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में आप तुरंत अपना डाउट, अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। दूसरा है होलर थ्योरी। होलर थ्योरी में क्या कहा गया? होलर थ्योरी में सबसे पहले जो है कोलवे ने, ठीक है, और बर्थिलोट ने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लोग इनऑर्गेनिक रिसोर्स से बनाया जा सकता है। जैसे ये क्या है? ये कंपाउंड है अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। तो जब अमोनियम साइनेट को हम लोग हीट करते हैं तो बनता क्या है? ये, इसमें मॉलिक्यूल आपस में रीअरेंज होते हैं और आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच नेम इज यूरिया। ठीक है, तो पहली बार 1828, पहली बार जो है लैब में 1828 जो है ईयर में अमोनियम साइनेट नामक कंपाउंड को गर्म करने के बाद में हमें यूरिया नामक कंपाउंड, हमें जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो मुझे मिलता है। अच्छा, यूरिया वही यूरिया जो हम लोग खेतों में, अपने खेतों वगैरह में डालते हैं। आपको लोग यूरिया से परिचित होंगे, जो भी बच्चे किसानी के तौर पे मतलब खेतों से जुड़े हुए होंगे तो वो सारे बच्चे यूरिया को बहुत आराम से अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। यही वो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एक नए टॉपिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और क्या हो बेटा? हाइड्रोजन है। जी हाँ, वही कार्बन, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। ये कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनसे, इनके जो है कार्बन हाइड्रोजन
से जितने भी डेरिवेटिव्स और मिल सकते हैं उसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा, द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर डन इन अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझिएगा बात को, ठीक है। इन सभी कंपाउंड्स की स्टडी के लिए केमिस्ट्री के द्वारा, केमिस्ट्री से एक ब्रांच को अलग करके, पूरी ब्रांच को ही अलग करके, ठीक है, मेंटेन किया गया, उसे हम लोग किस क्या नाम देते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम देते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किसका स्टडी करना होता है? कार्बन, उनके कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स का हम लोग स्टडी करते हैं, समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। आगे जैसा कि अगर जो हम लोग कार्बन की बात करें, ठीक है, हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो देखिएगा, कार्बन जो है बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो है कार्बन। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है। अगर जो मैं क्लास 10th के बेसिस पे, 9th 10th के बेसिस पे बात करूं तो पहले सेल KLMN वाले सेल की बात करें, KLMN इस तरीके से बात करें, आगे चलता चला जाता है ये, तो KLMN के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 में से 2 चला गया, बचा कितना? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो 4 जिसकी वैलेंसी होती है उसे हम लोग नाम देते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्या नाम देते हैं बच्चों? टेट्रा वैलेंसी। इसका मतलब कार्बन कैसी वैलेंसी शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। नेक्स्ट जो हमारे हैं एंड कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन का गुण, मतलब जुड़ता हुआ चला जाता है। कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, वो क्या होता है? ऑटोमेटिक एक दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़ता हुआ आगे चला जाता है पूरा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ जो लिखा हुआ है ये है मेथेन। मेथेन में देखिए कार्बन क्या है? कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसका, एक सॉरी, कार्बन जो है हाइड्रोजन से कनेक्ट है और ये कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया हुआ होगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो आपस में शेयर करने से बना हुआ हो उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को देखिए रेड कलर से दिखा रहा हूं। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के किस कलर से हैं? रेड कलर से हैं, ठीक है। अच्छा, और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको मैं पीले कलर से दिखा रहा हूं। ये देखिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली अब समझिएगा, आपको ऑक्टेट कंप्लीट जो होता है उसके लिए एक रूल होता है, वो है 2n स्क्वायर रूल। क्या रूल है? 2n स्क्वायर रूल। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है, मतलब पहले सेल की बात करें अगर जो n बराबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2। 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2 × 1 का स्क्वायर और बराबर कितना हुआ? 2, मतलब इक्वल टू 2। मतलब पहले सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो है तो आप कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। भाई पूरी दुनिया जो है हमारे पास, यहाँ जितनी भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं बेटा पढ़ रहे हो, सारे लोग, ये पूरा यूनिवर्स स्टेबिलिटी की ही तरफ मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? स्टेबिलिटी हम लोग पाने के लिए ही वर्क कर रहे हैं। सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग स्टेबिलिटी पाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं बेटा, चाहे जो हो, इवन चींटी भी, सारे लोग स्टेबिलिटी पाने के लिए ही वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं यहां बात करूं, अगर जो अब यहां देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब मैं थोड़ा सा कलर एक दूसरा ले लेता हूं। यहां देखिएगा हाइड्रोजन जो है शेयर हुआ, तो हाइड्रोजन के ऑक्टेट में अब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बताओ आप लोग। जो ये इस कलर में मैंने किया है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2।
इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, मतलब सारे हाइड्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। ठीक है, अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन, भाई कार्बन के जो के एल वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कार्बन वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब 4 इलेक्ट्रॉन पे क्या कार्बन स्टेबल होगा? ना ना, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, 2n स्क्वायर। अगर जो मैं बात करूं 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, तो 2n की वैल्यू को जो मैं 2 रखता हूं तो देखिएगा क्या आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब 2 इंटू 4, और ये मिलके कितना होगा बेटा? 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आपका होना चाहिए, कंपलसरी है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब कार्बन की बात करते हैं। तो भाई कार्बन दिया था ना इलेक्ट्रॉन, तो भाई कार्बन भी अपना काउंट करेगा। मैं अगर जो कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है वो भी काउंट कर रहा है। अगर जो मैं बात करूं इस वाले गोले में के अंदर, ठीक है, इस वाले गोले के अंदर, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब 4 हाइड्रोजन का भी है और 4 कार्बन के अपने थे। मतलब अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से ये कैसा होगा बच्चों? ये स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे क्या है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन क्या करता है? बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, देखिए अब आगे यहाँ पे, अब इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है? मेथेन। इसका नाम होता है मेथेन, इसका नाम है मेथेन। अगर जो मैं आगे बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 17। बेसिकली एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। पहले में 2, दूसरे वाले में 8, 8 2 10 और 7 17। मतलब क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दे तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन भाई ठीक है, मोनोवैलेंट होता है। तो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है कार्बन से, अपने आप को स्टेबल हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्लोरीन ने भी 4 क्लोरीन और कार्बन से कनेक्ट होकर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, ठीक है, कौन से कंपाउंड बनाया है? टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या नाम है इसका? टेट्राक्लोरोमेथेन इसका नाम होता है। आगे बात करें तो ये जो कार्बन जो है, आप समझिएगा मेरी बात को, यहां से कार्बन मैं समझाना चाह रहा हूं, कार्बन क्या करता है? आपस में भी कनेक्ट होता है। जैसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन आपस में कनेक्ट होता हुआ चला गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर जो यही कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो उसे हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। एक्चुअली इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब ये वाला नीचे वाला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये होता है पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? देखिए जब s ऑर्बिटल, आगे मैं बताऊंगा, जो सेल होते हैं ना, सेल के अंदर सब सेल होते हैं। अब सब सेल कौन होते हैं? s, जिनको हम लोग sp,d,f के नाम से जानते हैं। अब अगर जो s s के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है तो उसे हम लोग नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन s और s सब सेल के ओवरलैपिंग से हुआ है तो उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर जो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो, ठीक है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है तो उसका नाम होता है पाई बॉन्ड। ये आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत होती है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, पी के 2 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, मतलब 2 पाई होगा यहाँ पे, बेसिकली 2 पाई। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आ रही बात? और ये जो टेंडेंसी है, मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने का जो क्वालिटी है, वो खाली खाली कार्बन के ही पास है, बाकी किसी भी, ठीक है, 118 जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, किसी के पास ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है कि वो किसी से भी वो कनेक्ट होता हुआ चला जाए। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे। अब होता क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर नॉन मेटल, ठीक है। जैसे देखिएगा, तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को। जो कार्बन है ना, कार्बन बेसिकली जो आपका ये कार्बन है, जो ये कार्बन है, ये कंपलसरी है। अगर जो कोई मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को, अगर जो मैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात किया तो उसमें कार्बन का आना कंपलसरी है। कार्बन इज नेसेसरी कंडीशन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वहां पे कार्बन का होना तय है, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, देखिएगा हम लोग जो है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, को समझते हैं। कोवलेंट बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक होता है क्या बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। काफी आगे हम लोग आ गए, हाँ, ठीक है। एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ये होता है सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है बेटा, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, मतलब फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। जो ये होता है, ये पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। वहीं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं आपको, ठीक है। कि आप लोग कैसे ध्यान देंगे, ये आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब ये एक चीज और मैं बता दूं आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी ये समझना है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। जैसे समझिएगा, होता क्या है, जैसे मान लो एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो होता क्या है, सभी जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है टू ऑब्टेन सेम ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात, जैसे मान लीजिए टू ऑब्टेन सेम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, ये हम लोग कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही बात, जैसे आपको याद होगा चीनी है, सपोज करो चीनी की क्वांटिटी कम है, ठीक, और मेरे पास पानी है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि दोनों को मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो मैं दोनों को चीनी निकाला, एक चम्मच में चीनी निकाला और एक गिलास में मैं पानी लूंगा, दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद में मान लो मुझे 4 गिलास बनाना था सेम अमाउंट में, तो मैं क्या करूंगा, सेम क्वांटिटी के गिलास वाले वेसल ले लूंगा और उसमें उस जो चीनी लिया हूं और मैंने जो पानी लिया हूं, ठीक है, ठीक है, उसको क्या करूंगा, मैं मिलाऊंगा और निकालूंगा, मतलब चारों ग्लासेस में। जैसे मान लो मैंने लिया है 1 लीटर, तो मैंने क्या किया करूंगा, 250 ml चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार चारों में जो नमक की क्वांटिटी होगी या चीनी की क्वांटिटी होगी वो कैसा होगा, सेम ही होगा चारों में, ये नहीं हुआ किसी में अलग होगा, अगर जो मैंने मिक्सिंग सही तरीके से किया है तब, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसका जानना जरूरी है। अगर ये समझिएगा बात को,
अगर जो 0 पाई बॉन्ड है तो वहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर जो 1 पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2। अगर जो 2 पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, sp। समझिएगा बात को। इसमें p के 3 ऑर्बिटल हैं और s के कितने हैं बेटा, 1 ऑर्बिटल। इसमें क्या है, s के 1 लेकिन p के कितने हैं, 2। इसमें क्या है, s का 1 और p का, s का 1 और p का 1। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में वही पार्टिसिपेट करता है जिन ऑर्बिटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं यहाँ पे जो बताया हूँ अभी आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड आपके कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल से जो बनते हैं उसको सिग्मा बोलते हैं, और जो ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। अब अगर जो पाई बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर जो 0 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका जो है sp3 होगा। अगर जो 1 होगा तो उसका होगा sp2। अगर जो 2 होगा तो क्या होगा, sp। ये विशेष तौर पे बच्चों आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे, ठीक। कैसे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक क्या है, मॉलिक्यूल है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है तरीका, जो पहला हमारे पास तरीका वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे है, जो भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे सपोज करिए मैंने बात किया, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेथेन का। मेथेन का हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इसी को बोलते हैं हम लोग मेथेन। तो पहली चीज क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। और या दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से। जैसे एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से 4 कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होके, ठीक है, मीथेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सबसे पहला होता है कंप्लीट फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला से हम लोग बता सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, आगे हम लोग और समझने जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझिए अब। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका ये है एथेन, मेथ एथ, ये है बेटा एथेन। इस कंपाउंड का क्या नाम है, एथेन। अब एथेन में कितने कार्बन है, देखिए 2 कार्बन है। तो एक तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हमारे इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है इसको समझिएगा। कार्बन है, कार्बन है, ठीक, 2 कार्बन, कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड बनाया। अब बचे हुए कितने हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन के इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, आप बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे C3H8 है, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। इसका क्या है नाम, प्रोपेन। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 3। तो 3 कार्बन आपस में किस कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन को कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 वैलेंसी कार्बन की यहाँ कंप्लीट है, तो ये 3 जो है हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यहाँ पे 2 कार्बन से कंप्लीट है, तो 2 बचा हुआ 2 पे हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे 3 है, सॉरी, यहाँ पे जो है इधर एक कंप्लीट है तो बचा हुआ 3 इससे कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। अब आगे जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके पास ये है एथीन, क्या है ये,
एथीन, C2H4, इसका नाम होता है बेटा एथीन। ठीक है, अभी आगे मैं और बताऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूं। ये एल्केन का है, ये एल्केन की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखते हैं। अब कार्बन कितना है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 4। तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन होता है वो मैं किसके पास लगाऊंगा, कार्बन से कनेक्ट कराऊंगा। तो 1 2 3 4 लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड नहीं था, तो मैं 1 बॉन्ड और लगाऊंगा और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। और ये अंडरस्टूड होता है कि वो जो कोई कंपाउंड है, ठीक है, देख के आप बता सकते हो आगे आने वाले टाइम पे कि हाँ ये यहाँ पे कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। जैसे देखिएगा C3H6 है यहाँ पे, अब C3 है तो 3 भाई कार्बन हो गए, H6 है तो अब देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन मेरा खर्च हो गया। अब आगे ठीक है, अब अगर जो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन है, तो मैं चाहूं एक यहाँ पे मैं बॉन्ड लगाया और एक यहाँ पे, तो अब कार्बन कार्बन के बीच में बेसिकली कोई बॉन्ड बच नहीं रहा था, तो एक बॉन्ड आ गया, वो है डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट जिससे रहे, तो इसका C3H6 का स्ट्रक्चर ये होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करने के लिए। आगे हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, जिससे कि आप इजी गोइंग में किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर ले जाइए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है कंडेंस फॉर्मूला, मतलब इसमें हम लोग बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, जैसे CH4 है मालूम है थे, CH H ये है CH4। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब एकदम उसका खोल के दिखा रहा है कि कैसे मतलब हाइड्रोजन वगैरह कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन जो कंडेंस फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 है मान लीजिए, ये बेसिकली 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, अब देखो कंडेंस किया, कंडेंस का मतलब आपस में, कंडेंस का मतलब क्या होता है, आपस में पास में लेके आओ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते समय आपस में क्या करो, पास में लेके आते रहो। अब इसमें जैसे क्या है, यहाँ पे देखिएगा CH3 है, मैंने क्या किया, इन दो CH2 को आपस में पास में लेके आया। चूंकि ये 2 बार है तो मैं क्या लिखूंगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस लगा दिया ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे CH3। तो ये मेरा कैसा है बेटा, कंडेंस फॉर्मूला है। तो हालांकि आपके माइंड में होना चाहिए कि कंडेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन, समझिएगा बात को, इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट शोन एंड CC बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट शोन इन जिगजैग फैशन। समझ में आ रही बात, इसमें होता क्या है, ठीक है, जिगजैग फैशन का हम लोग यूज करते हैं। जिगजैग का मतलब होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप का मोशन आपने समझा होगा। ठीक है, रैंडम पार्टिकल जैसा मोशन करते हैं उस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या नहीं शो करते, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको, ठीक है, उसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान देना होता है। सिर्फ स्पेसिफाई आइटम जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट हमेशा करते रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो अदर आइटम्स हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ये ध्यान देना है। अब तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कहाँ भाई कार्बन होता है। तो बेटा कार्बन कहाँ है, कार्बन यहाँ है। कार्बन कहाँ है, यहाँ कार्बन है। कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। और कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। इन सभी जगहों पे क्या है, जो मैंने
डॉट बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन है। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। और इस कार्बन से, जैसे ये है कार्बन, तो कार्बन से जहां जहां कार्बन है तो एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है, बचे हुए 3 वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे ठीक है, अगर जैसे मान लो इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ क्या है, कार्बन, और ये किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से। क्लोरीन नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते, कार्बन ही लिखते। और यहाँ क्या होगा बेटा, कार्बन होगा। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन, ऊपर वो लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे है कार्बन, और यहाँ भी क्या होगा, कार्बन। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम लोग यूज इसका करते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा बच्चों, कि हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा वन बाय वन, कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 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 और हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब 3D जो होता है रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें समझेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज शोन यूजिंग डैशेज, वेजेज एंड स्ट्रेट लाइंस। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, डैश का यूज करते हैं, वेज का यूज करते हैं, और स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। समझिएगा, जैसे देखिएगा, ये है कार्बन। ठीक है, ये क्या हमारे पास, कार्बन। कार्बन कितनी वैलेंसी बेटा शो करती है, 4 वैलेंसी कार्बन शो करती है। क्योंकि हमारा ये 2D है, बोर्ड कैसा हमारा फिगर है, यहाँ पे 2D, लेकिन मुझे इसमें 3D भी दिखाना होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाई हुए के प्लेटफॉर्म पे 3D मॉडल में भी दिखाने की चीजें हैं, हम वहां पे भी दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। लेकिन थोड़ा सा हमारा ये टॉपिक अच्छे से आगे बढ़ता हुआ चला जाए, जिससे हम एक एक चीजों को आपको क्लियर कर सकेंगे, किस तरीके से हमें अच्छे तरीके से आपको समझाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम होगा। तो कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक यहाँ पे। अब देखिएगा, जो ये है ना, जैसे ये डैश टाइप का है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैश बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो देख रहा है ना, जैसे मान लो मैं देख रहा हूं, मैं हूं ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब मुझसे क्या हो, दूर जा रहा हो, मतलब उधर साइड वाला हो, उधर उस तरफ है ये। ठीक है, और जो ये वेज वाला हो, वेज